बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग नाइन्थ न्यू फिजिक्स उसका चैप्टर नंबर 3 है और उसका लेक्चर भी आज थर्ड है। तो उसमें हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो है जी न्यूटन्स के लॉज पर बात करेंगे। न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन, जिनकी बहुत ज़्यादा जो है हम समझ सकते हैं कि फिजिक्स के मैदान में इनकी बहुत ज़्यादा पजीराई हुई। न्यूटन्स के जो लॉज हैं इनको अप्लाई किया गया और इसको आज हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर आज बात हम करेंगे। उसमें से सबसे पहले आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर बात करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखें भाई, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं कि क्या था। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये कहा कि अब बॉडी, कोई भी बॉडी है, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो ये चाहता है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, और अगर वो बॉडी मूव करता है तो वो मूव ही करना चाहता है, और तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। तो अगर वो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। फिर क्या बनेगा? अ बॉडी कंटिन्यूस, अ बॉडी, अ बॉडी कंटिन्यूस its state of rest और अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या कोशिश करता है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, और अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में रहता है, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless no external force act upon on it। यानी अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन है उसको कंटिन्यू रखता है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन, तो अपनी जो स्ट्रेट लाइन की मोशन है उसको भी वो कंटिन्यू रखता है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। इसकी वेरी सिंपल एग्जांपल हम देखने लगे हैं। जैसे अगर कोई टेबल है, सपोज ये मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, ये समझिए कि एक टेबल है, उस पर हमने यहाँ पर कोई अगर बुक रखी हुई है, ये कोई अगर बुक है, तो भाई ये जो बुक हमने टेबल के ऊपर रखी है, ये बुक जो है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगी। इसमें मतलब ये रेस्ट पोजीशन में रहेगी, आप इसको वो रेस्ट पोजीशन में ही रहनी चाहिए बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हाँ, ये कब रेस्ट पोजीशन में नहीं रहेगी? नहीं रहेगी जब हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। हम इसको उठा लेते हैं या उसको फेंक देते हैं, कुछ भी है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट नहीं करती तो जो इसकी रेस्ट पोजीशन है वो इसको वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इसी तरह से अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, सपोज आपकी कार है, कार इज मूविंग, ठीक है, वो अगर मूव कर रही है तो वो अपनी इस मोशन को कंटिन्यू रखेगी, अपनी मोशन को वो हमेशा के लिए कंटिन्यू रखेगी बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। लेकिन क्या होता है कि गाड़ियां जो हैं, या मतलब जो बॉडी मूवमेंट में होती है, हरकत में होती है, वो एक वक्त में आके स्टॉप कर जाती है। उसकी वजह होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या है? अभी हमने बात की कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये एक्सटर्नल फोर्स है। अगर ये फोर्स एक्ट ना करती तो बॉडी जो है वो अगर मोशन में है तो वो हमेशा के लिए अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता। तो इसकी मैं मिसाल यूं दे सकता हूं कि अगर आप कोई बॉडी है उसको आप अर्थ से अवे ले जाएं, स्पेस में ले जाएं, तो स्पेस में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, मूवमेंट में है, तो वो हमेशा के लिए मूव करता रहेगा क्योंकि वहां पर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। ठीक है जी, ये इसकी एग्जांपल थी फर्स्ट लॉ ऑफ
मोशन की, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कुछ और इसकी कुछ मतलब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, वो थोड़ी सी मैं आज रीडिंग भी करवा देता हूँ, वो जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। देखें, एक बात तो ये है कि वह ना फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली, मतलब एक बस जो है वो मूव कर रही थी बड़ी तेजी से, एकदम से बस जो है वो स्टॉप करती है, तो क्या होता है, पैसेंजर जो है वो मूव कर रहे थे, आगे की तरफ मूव कर रहे थे, जैसे बस आगे की तरफ मूव कर रही होती है। लेकिन होता क्या है कि वो बस तो स्टॉप कर जाती है, लेकिन पैसेंजर्स फौरी तौर पर उस तरह स्टॉप नहीं कर पाते। अचानक सडन ब्रेक लगी है, तो वो भी आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं फॉरवर्ड, वो एकदम से झटका खा के गिरते हैं। ये किस वजह से है, ये वही बात है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट ना करती तो वो बिल्कुल स्मूथली मूव कर रहे थे। व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली, द पैसेंजर्स क्या करते हैं, वो कर रहे हैं टेंड टू बेंड फॉरवर्ड, तो इट इज बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन, यानी वो आगे की तरफ बेंड हो रहे हैं। बस तो स्टॉप कर रही है, रुक रही है, लेकिन वो फिर भी आगे मूव कर रहे हैं, अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। तो यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। इसी तरह से एक और बात है कि व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग क्विकली, अगर बस खड़ी थी, पैसेंजर जो थे वो उसमें बैठे हुए थे, क्योंकि वो भी रेस्ट पे थे, बस भी रेस्ट पे थी, एकदम से बस ने स्टार्ट लिया और चलना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, बस तो चल पड़ी, लेकिन पैसेंजर इस दफा क्या होंगे, वो बैक पे, वो पीछे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ होंगे, ठीक है, पुश हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि वो अपनी पोजीशन जो थी, रेस्ट की पोजीशन को कायम रखना चाह रहे हैं। मतलब बस मूव की, बैठे हुए थे, ठीक है, बस ने मूव की, लेकिन वो वहीं पर ही बैक पर इस तरह से पुश हो जाते हैं, ठीक है, पुश बैक अगेंस्ट द सीट। तो ये भी इसी बात की हमें एग्जांपल जो है वो मिलती है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के मुताबिक बॉडी अपनी मोशन को स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू रखना चाहता है, या फिर वो रेस्ट में था तो वो रेस्ट में रहना चाहता है। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ मोशन, अ बस मूविंग ऑन द रोड शुड कंटिन्यू इट्स मोशन विदाउट एनी फोर्स exerted by the engine, but practically we see that if the engine stops working, the bus comes to rest after covering some distance। मतलब इंजन जो है जब तक चल रहा है, बस यकीनन मूव कर रही है, जैसे इंजन बंद हो जाएगा तो उसकी थोड़ी देर के बाद बस स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गई इंजन को स्टॉप करने के लिए। सो इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द बस एंड द रोड। दूसरी बात ये भी है कि इंजन तो स्टॉप हो गया, बस अभी मूव कर रही थी, अभी जो बस आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते कुछ देर के बाद रुकती है, तो वहां पर भी कौन सी फोर्स उसको रोक रही है, रोड और टायर्स के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको स्टॉप कर देती है। ठीक है जी, ये था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और इसी इसी लॉ के मुताबिक फोर्स को मजीद पीछे भी हमने डिफाइन किया था, यहां भी हम फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं कि फोर्स क्या हुआ फिर। फोर्स इज एन एजेंट भी कह सकते हैं, एजेंसी भी कह सकते हैं। फोर्स इज एन एजेंसी, या पिछली बुक्स में या हम पहले इसको एजेंट भी पढ़ते रहे, वो भी ठीक है, एजेंसी लिख लें, एजेंट लिख लें। विच चेंज और टेंड्स टू चेंज, आर टेंड्स टू चेंज, दोनों बातें हैं। चेंज किसको करती है, या तो चेंज करती है या टेंड्स टू चेंज, कोशिश करती है चेंज करने किसको, द स्टेट ऑफ रेस्ट, द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। तो भाई ये फोर्स को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक कि फोर्स क्या है, कि फोर्स इज एन एजेंट या एजेंसी विच चेंज और टेंड्स टू चेंज, या तो वो चेंज करती है या टेंड्स का मतलब होता है कोशिश करना, टेंड्स टू चेंज कोशिश करती है चेंज करने के लिए, किसको, स्टेट ऑफ रेस्ट को, या फिर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी, जिसकी हमने एग्जांपल अभी देख ली कि स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर ये देखिए बॉडी पड़ा हुआ, मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको उठाया है, अगर ना लगाता तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में ही मौजूद था। इसी तरह से अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, ये मूव करता हुआ आ रहा है, तो मैंने क्या किया है, इसको रोका है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स फिर क्या हुई, इज एन एजेंसी विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। ये तो हो गया हमारे पास जी फोर्स से रिलेटेड जो था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, और उसी से रिलेटेड हमने बात कर ली फोर्स की भी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनर्शिया।
इनर्शिया क्या है? इनर्शिया जो है ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, और वो जो किसी भी बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो क्या चाहता है, वो अपनी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है तो वो उसको कायम रखना चाहता है। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो चाहता है मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में रहूं, मतलब मुझे स्टेट ऑफ रेस्ट से कोई भी चेंज ना करे। और अगर वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन के साथ स्ट्रेट लाइन में, तो वो चाहता है कि मैं मूव करता ही रहूं। मतलब वो जो बॉडी की क्वालिटी है या उसकी हैसियत है या उसकी प्रॉपर्टी है, हम इस प्रॉपर्टी को बॉडी की जो मेंटेन रखना चाहती है अपनी स्टेट को, स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को, ठीक है, उसको हम नाम देंगे इनर्शिया। तो फिर इनर्शिया क्या हुई? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ठीक है जी। ये जो प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है उसकी वजह से वो क्या करता है? टू मेंटेन इट्स रेस्ट पोजीशन, या स्टेट ऑफ रेस्ट भी लिख सकते हैं, मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी। या फिर यूनिफॉर्म मोशन किस में? इन अ स्ट्रेट लाइन, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है जी, इनर्शिया की समझ आ गई। इनर्शिया बेसिकली प्रॉपर्टी है, एक खसूसियत है बॉडी की, ठीक है। उस बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है बॉडी के अंदर कि वो ये चाहता है, मतलब उसके अंदर ये सीयत है कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या उसकी यूनिफॉर्म मोशन है उसको वो क्या रखना चाहता है? मेंटेन रखना चाहता है, उसमें चेंज नहीं चाहता। वो चाहता है कि अगर मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूं तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहूं, अगर मैं मोशन में हूं तो मैं स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा हूं यूनिफॉर्मली तो मैं मूव करता ही रहूं। तो ये जो प्रॉपर्टी हुई बॉडी की टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, उसको हम नाम देते हैं इनर्शिया। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप लोग अगर कोई ग्लास है, ग्लास के ऊपर आप, ठीक है, ग्लास के ऊपर आप अगर कोई कवर रख देते हैं और उस कवर के ऊपर आप एक कॉइन रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सपोज मैंने इस कवर के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, तो अगर मैं ये जो कवर है इसको मैं फ्लिप करूंगा, मतलब यहाँ ऐसे फ्लिप करूंगा, तो होगा क्या कि जो कवर है ये तो फ्लिप होकर अभी चला जाएगा, लेकिन ये जो कॉइन है ये उसके साथ मूव नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? वो इस ग्लास के अंदर जिसमें चलो जी कुछ वाटर है कुछ भी है, वो इसके अंदर ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। क्यों इसमें गिर जाएगा? क्योंकि ये जो कॉइन है ये क्या कर रहा है? हमने फ्लिप को मूव किया है, फ्लिप तो सॉरी हमने उसको कवर को मूव किया है या फ्लिप किया है उसको, वो तो मूव हो गया, फ्लिप पे वे हो गया, लेकिन जो कॉइन था वो क्या, वो मूव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो क्या चाह रहा है? वो रेस्ट पोजीशन में है, वो मेंटेन रखना चाहता था अपनी रेस्ट पोजीशन, उसको मेंटेन रखने के लिए वो वहीं का वहीं रहा, और इस वजह से वो नीचे से उसकी कवर हट गया तो वो सीधा पानी में नीचे गिर गया, क्योंकि वो अपनी रेस्ट पोजीशन को मेंटेन रखना चाहता था। ये एग्जांपल है एक इनर्शिया की। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि बाज दफा आप लोग घर में कोई टेबल है, तो टेबल के ऊपर अगर आप कोई चादर या कवर जो है वो बिछा देते हैं, ठीक है, ये समझे, उसके ऊपर आपने कुछ बर्तन रखे हुए हैं, सपोज कोई भी छोटे बर्तन आप रख सकते हैं, सपोज ये आपने कुछ बर्तन इसके ऊपर रखे हुए हैं आपने, ठीक है, तो होगा क्या कि जब आप वो जो चादर या कवर होता है टेबल का, उसको अगर आप खींचते हैं एक कोने से पकड़कर, ठीक है जी, उसको आप अगर खींचते हैं तो ये जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर छोटे से या कुछ भी चीजें आप रख सकते हैं, वो क्या करेंगे? वो एक दफा तो यहां से फ्लाई करेंगे ऊपर की तरफ, थोड़ा सा कवर पीछे हट जाएगा, वो थोड़ा सा ऊपर उठेंगे और फिर वहीं टेबल पर आ जाएंगे, वो उस चादर के साथ आपके साथ नहीं आएंगे। ये भी एग्जांपल इनर्शिया की है कि बिकॉज ऑफ इनर्शिया जो यहाँ पर हमने बर्तन रखे हुए थे, ठीक है जी, कोई भी हो सकते हैं बर्तन, तो वो जो है या कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, बॉडी हो सकते हैं, कोई भी जो हमने रखे हैं, वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू रखना चाह रहे थे। हमने चादर तो खींच ली, लेकिन वो उस चादर के साथ हमारे साथ चादर के साथ नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ये भी एक इनर्शिया की एग्जाम्पल है। इसी तरह से जैसे आप अभी अभी हमने बस की बात कर रहे थे, जैसे बस में मैंने आपको बताया कि बस में पैसेंजर्स बैठे होते हैं, बस सडन जो अभी हम ऊपर बात करके आ रहे थे
कि सडन वहां पर ब्रेक लगती है, तो वो भी क्या है, वो भी इनर्शिया ही की वजह से बॉडी जो है वो क्या थे, बॉडी तो मूव कर रहे थे बस के साथ साथ, क्योंकि बस को ब्रेक लगी, वो रुकी, तो जो पैसेंजर्स हैं जो उसमें बैठे हैं वो आगे की तरफ मूव कर गए। वो क्यों मूव कर गए, क्योंकि वो मूवमेंट में थे बस के साथ साथ, और वो वापस अपनी उस मूवमेंट को कंटिन्यू रखना चाह रहे थे स्ट्रेट लाइन में। तो ये भी आपकी एग्जांपल जो है आप इनर्शिया में दे सकते हैं। इसी तरह से आपने सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल जो है पीछे फर्स्ट चैप्टर में देखी थी, कि आपने बॉब को जो था, हमने जब इसको यहां से पकड़कर छोड़ दिया था, तो वो मेन पोजीशन पर रुकने की बजाय वो आगे मूव कर जाता था। तो क्या था कि भाई वो यहां से चलता है तो अपनी इस मोशन को कंटिन्यू रखना चाह रहा है, वो इसलिए नहीं रुका। हालांकि हम यहां से उसको मेन पोजीशन से लाए थे, यहां पहुंचकर बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो अपनी उसी पोजीशन, उसी मूवमेंट को कंटिन्यू रख रहा है और इस तरह से मूव करता जाता है। आप ये भी एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। तो ये भाई आपकी डिफरेंट एग्जांपल थी, ठीक है जी। तो इसमें थोड़ा सा आपने सिर्फ इतनी सी बात अपने माइंड में रख लें कि जो इनर्शिया होता है वो डिपेंड मैस पर भी करता है, आपकी बॉडी का जो मैस होता है उस पर जरूर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर छोटे बॉडीज होंगे तो उनमें अगर पार्टिकल या बॉडी छोटा होगा तो उसमें इनर्शिया कम होगा, बड़े बॉडीज में ज्यादा होगा। मतलब मैं इसकी मिसाल यूं दूंगा कि देखिए ये पड़ा हुआ है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई की तो ये मूव कर गया, यानी इसमें इनर्शिया जो है वो कम था, ये अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कायम तो रखना ये भी चाहता था, लेकिन इसमें इनर्शिया कम था, हमने आसानी से। और अगर ये जो बड़ा कोई बॉडी है, मेरे आगे टेबल है, कुछ भी, अगर मैं उसको मूव करता हूं तो उस पर मुझे ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि उसका मैस, उसका मतलब ज्यादा है, तो उसमें इनर्शिया की क्वांटिटी जो है वो उसी लिहाज से ज्यादा है। यानी इनर्शिया फिर बॉडी में मैस पर डिपेंड करता है कि, यानी इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, ऑन मैस। मैस अगर ज्यादा होगा तो बॉडी में इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ आ गई कि मोर मैस मोर इनर्शिया, और अगर आप लेस मैस होगा तो इनर्शिया भी लेस होगा। तो ये तो भाई इनर्शिया से रिलेटेड, ठीक है, टॉपिक, छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको समझा दी। आप इनमें से कोई भी 3 4 5 मैंने आपको एग्जांपल बताई हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं इसमें से। इसके साथ आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। इनर्शिया के बाद हम बात करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉ है, ये काफी दफा रिपीट भी हो चुका हुआ है बोर्ड के पेपर्स में, ये काफी दफा रिपीट हो चुका हुआ है। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने भाई इसके साथ लिख दिया है कि ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको आपने जरा ध्यान से समझना है कि ये क्या है। देखिए न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि इफ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है किसी बॉडी पर अगर एक्ट करेगी तो वो बॉडी फिर क्या करेगा, वो बॉडी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जैसे ये है, अगर इस पर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता हूं तो ये बॉडी क्या कर रहा है, अब बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। और जब बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है तो आप देखें कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, उसकी डायरेक्शन फोर्स की तरफ है। जिस तरफ मैं उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं फोर्स इस तरफ से, आपको चलिए ये नजर नहीं आ रहा होगा, ये देखें ये बॉडी है, तो इस पर अगर मैंने फोर्स इस तरफ से एक्ट की है, पहली बात तो ये है कि फोर्स एक्ट करने पे बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी बढ़ रही है वेलोसिटी, ये देखें एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर दूसरी बात कि जिस डायरेक्शन से मैं फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा हूं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं इसको एक्सेलरेट इस डायरेक्शन से करता हूं, ये देखें, तो उसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट कर रहा है। मैं अगर उसको इस डायरेक्शन से, तो वो उसी डायरेक्शन में, मतलब यहां से क्या समझ आई कि नेट फोर्स जब किसी बॉडी पर एक्ट करती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस कर देती है, एक्सेलरेशन। और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है बॉडी में, उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, वो वही डायरेक्शन होती है जो फोर्स की होती है। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सेलरेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, वो कितना होगा जितनी आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। फिर इससे क्या बात साबित हुई कि एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरी अगर बात करें कि अगर बॉडी लाइट होगा तो उस पर आप थोड़ी फोर्स भी अप्लाई करेंगे वो ज्यादा मूव करेगा। अगर बॉडी हैवी होगा, भारी होगा, उसका मैस ज्यादा होगा, उस पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, उसमें बेटा एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। यानी यहां से हमने दो बातें सीखी कि एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैस बढ़ने से, ज्यादा होने से एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा फोर्स लगाने पर। मैस कम होगा तब आप उसको फोर्स लगाएंगे
तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा होगा। तो भाई इन्हीं बातों को कंबाइन करेंगे तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ बन जाएगा कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन एन बॉडी, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं जी, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, एक्ट अपॉन कर लें, चले, एक्ट अपॉन ऑन बॉडी, तो क्या होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, देयर विल बी acceleration and the magnitude of acceleration। अच्छा एक और बात लिख लें, एक्सेलरेशन, और ये जो एक्सेलरेशन है ये इसकी डायरेक्शन भी बताना जरूरी है, ठीक है, देयर विल बी एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन is directly proportional to force and inversely proportional to its mass। बात की समझ आई? ये इसकी डेफिनेशन है, और इसकी जो डेफिनेशन है हम लोग इसकी डेफिनेशन से ही मास ऑफ द बॉडी भी लिख सकते हैं, इट्स मास ऑफ द बॉडी। चलें, बात यह है कि पहले आप इसको डेफिनेशन को फॉलो कर लें, इसकी डेफिनेशन से ही हम इसका प्रूफ भी करेंगे। पहले आप समझ लें कि लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, देयर विल बी एक्सेलरेशन, देयर विल बी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, जिस डायरेक्शन में, जैसे मैंने अभी आपको करके प्रैक्टिकली दिखाया था, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड होगी यानी उसकी जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फोर्स के, यानी जितनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स मास, ठीक है, और उसके जो मास है उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। इट्स मास लिख दिया तो काफी है, वो लिखने की जरूरत नहीं आगे, सॉरी, तो इट्स मास बॉडी के। तो बात यह है कि इसी चीज को हम लोग जो है आगे प्रूफ की शक्ल दे देंगे, कैसे कि भाई हमने क्या बोला, जो बातें हमने यहाँ बोली हैं यही हमारा सारा इसका प्रूफ बनेगा कि हमने क्या कहा कि ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फोर्स, ठीक है। मैं इसको अगर कह देता हूँ 1, और क्या हमने बोला कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी 1/m जो लिखा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसको कह देते हैं नंबर 2। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी A इज प्रोपोर्शनल टू F/m। अच्छा भाई, हमेशा जब भी हम लोग जो है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है उसको खत्म करने के लिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, तो हम लिखते हैं A इज इक्वल टू, यहां पर किसी भी कांस्टेंट से, चले मैं K लिख देता हूं, K इंटू F/m। अच्छा, अब यहां पर आपने क्या करना है, इतना काम करने के बाद ये जो प्रूव है आपने A को मतलब ये लेट कर लेना है कि भाई जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फोर्स जो है वो कितनी है, 1 न्यूटन है, और मास कितना है जी, मास 1 kg है। ये आपने लेट कर लिया, वो इसमें पुट कर देना है, तो हमारे पास देखें ये सारी वैल्यूज जो हैं अगर हम इसमें इस तरह लेट करते हैं तो देन देखें ये भी 1, ये भी 1, 1/1, तो देखें k की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो सो हमारे पास जो k है वो क्या आ जाता है, यहां से मैं आपको समझा रहा हूं कि k की वैल्यू आ जाती है इज इक्वल टू 1। अगर हम a की वैल्यू 1, f की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो k हमारे पास 1 आ जाता है। अब ये जो k इज इक्वल टू 1 है वो आपने इस इक्वेशन का नाम मैंने रख दिया है 3। इसी इक्वेशन 3 में आपने सिर्फ k की वैल्यू पुट करनी है,
ठीक है, मैं जरा ऊपर आ जाता हूं ताकि आप लोगों को मजीद बेहतर समझ आ जाए। बाकी इसका प्रूफ हम ऊपर यहां पे करते हैं जी। अब आपने पुट करनी है के की वैल्यू इन इक्वेशन 3। पुट के इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में आप यहां पुट करते हैं, ये इक्वेशन 3 है। ए फिर किसके इक्वल आ जाएगा, के की जगह 1 आ गया। बाकी आपके पास क्या है, 1 इंटू एफ ओवर एम मीन्स के ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। हम यहां से अगर एफ की वैल्यू निकालना चाहें वो किसके इक्वल होगी, एम इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू एफ, या सादा लफ्जों में एफ इज इक्वल टू एम ए। ये वो रिलेशन है जो हम लोग जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करेंगे। यही वो प्रूव है जो आपने डेफिनेशन के साथ सेकंड लॉ में जो है वो लिखना है। और अगर आप ये लिखते हैं सारा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर दफा आ जाएगा। यहां से सिर्फ एक छोटी सी बात हमारे पास सिर्फ रह जाती है कि अगर हम लोग यहां से देखें कि फोर्स का यूनिट क्या है, तो फोर्स का यूनिट देखें, मास का यूनिट क्या होता है, ये मैं यूनिट के लिए जा रहा हूं कि यूनिट मास का क्या होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं न्यूटन, यानी फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन वो किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी फिर न्यूटन की डेफिनेशन क्या बनेगी भाई, अगर आप न्यूटन को डिफाइन करेंगे तो न्यूटन की डेफिनेशन क्या क्या बनेगी कि 1 न्यूटन फोर्स वो किसके इक्वल होती है, आप कह सकते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स इज, मतलब वो कितनी होगी, 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इक्वल किसके होगी भाई, के, सॉरी आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, इफ बॉडी हैज 1 न्यूटन फोर्स, कब बॉडी की 1 न्यूटन फोर्स होगी, व्हेन इट्स मास इज 1 किलोग्राम एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी है उसकी 1 न्यूटन फोर्स कब होगी, इफ बॉडी हैज 1 न्यूटन फोर्स व्हेन इट्स मास इज 1 किलोग्राम एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या जैसे मैं शुरू में लिखने लगा था वैसे भी लिख सकती हैं आप लोग कि फोर्स जो 1 न्यूटन होती है वो किसके इक्वल होती है, वो प्रोडक्ट ऑफ 1 किलोग्राम और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोडक्ट जो है उसके भी इक्वल आप कह सकते हैं। जैसे हमने यहां पर इसको लिखा, डिफाइन करना जो होता है वो जरूरी नहीं होता कि आप लोग वो अल्फाज का मोहताज नहीं होता, अल्फाज आप ऊपर नीचे थोड़े हो सकते हैं लेकिन उसका सेंस जो है वो कायम रहनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 1 किलोग्राम एंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो तब भी ठीक होगी। या जैसे मैंने लिखा, इफ बॉडी हैज 1 न्यूटन फोर्स व्हेन इट्स मास इज 1 किलोग्राम एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 1 मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो वो भी ठीक होगी। इसके अलावा बुक पर जो दी गई है आप उसको भी देख सकते हैं, बुक पर दिया 1 न्यूटन इज अ फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी। अगर आप इस तरह लिख देंगे तो वो भी ठीक है। मीन सेंस जो है वो आपकी कायम रहनी चाहिए। सेंस क्या है कि 1 न्यूटन फोर्स जो है वो किलोग्राम, जब मास 1 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये भाई आपका था न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है एक छोटा सा टॉपिक, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी। हम ये देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी पर जो हमारी फोर्स है वो कैसे इफेक्ट करती है, उसका क्या असर होता है। तो भाई न्यूटन का सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि न्यूटन सेकंड लॉ दैट अ फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन इन इट। यानी फिर क्या हुआ कि हम अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी बॉडी की क्या हो जाती है, वेलोसिटी को
चेंज कर सकती है फोर्स, यानी इफेक्ट फोर्स का क्या है, वेलोसिटी को चेंज करेगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन। अगर तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है फोर्स लगाने की वजह से तो फिर आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर बेटा आपका एक्सेलरेशन जो है वो डीसेलरेशन कहलाता है, ठीक है, या उसको रिटॉर्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब वेलोसिटी क्या हुई, फिर वेलोसिटी में चूंकि डायरेक्शन की जरूरत है, किसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, तो वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर सो द चेंज मे बी इट्स मैग्नीट्यूड, या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है या बोथ, या दोनों में। यानी फोर्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो फोर्स जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। ये मैं लिख रहा हूं चेंज इन डायरेक्शन भी हो सकती है, किसकी, वेलोसिटी की, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वो जो चेंज इन डायरेक्शन है वो भी हो सकती है, उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकती है, चेंज इन मैग्नीट्यूड, ये भी हो सकता है इफेक्ट इसका, या फिर बोथ हो सकती हैं दोनों, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो ठीक है जी, ये था हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी। इसके बाद हमारा एक लॉ है जो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है जो हमने डिस्कस करना है, वो है जी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें ये होता है कि भाई जब आप किसी कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी एक्शन आप करती हैं अपनी लाइफ में, तो उसका रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे आप अगर एक बॉल है उसको आप किसी भी फोर्स के साथ उसको आप ग्राउंड पर मारते हैं, हिट करते हैं, तो क्या होता है, बॉल जो है वो हिट होने के बाद वो ऊपर की तरफ बाउंस होकर आती है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने जो बॉल को ग्राउंड पर हिट किया, ये आपका एक्शन था, ये आपका क्या था, हिटिंग ऑफ द बॉल, ये एक्शन था। हिटिंग ऑफ द बॉल ऑन ग्राउंड, ये क्या था, ये आपका एक्शन था। लेकिन उसके बदले में क्या हुआ, रिएक्शन क्या हुआ, कि बॉल जो है बाउंस बैक हुई, बाउंस बैक हुई, ये उसका रिएक्शन था। अब यहां पर एक्शन और रिएक्शन हमने बोला कि इक्वल भी होते हैं और अपोजिट भी होते हैं। आपने देख लिया कि एक्शन आपका कहां था, ये बॉल थी, आपका एक्शन डाउनवर्ड था। अब बॉल यहां से टकराई, ये हमारा एक्शन है। बॉल यहां ग्राउंड पर टच होने के बाद क्या हुआ, ऊपर की तरफ उठी, बाउंस बैक, वापिस आई, ये बॉल का क्या था, रिएक्शन। अब देखिए यहां पर हमारा जितनी जोर से हम बॉल को जमीन पर मारेंगे उतनी ही बॉल रिएक्शन उसका उतना ही ज्यादा, अगर हम आहिस्ता से मारेंगे वो कम बाउंस होगी, जोर से। यानी इससे क्या पता चला कि जितना हम एक्शन अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर उतना ही उसका रिएक्शन हमें मिलता है। और डायरेक्शन भी देख रहे हैं आप लोग, आपने एक्शन किया डाउनवर्ड, रिएक्शन मिला आपको अपवर्ड। तो इसी तरह से अगर आप वॉल के साथ भी बॉल को मार के देखेंगे, सामने बॉल को मारते हैं तो आपका एक्शन सामने है, बॉल वापस आपकी तरफ आती है, वॉल के साथ टक्कर खाने के बाद वहां पर भी आप देख रहे हैं कि अपोजिट रिएक्शन है, और जितनी जोर से मारेंगे वो उतनी ही फोर्सली बाउंस बैक, मतलब वहां से हिट होकर वापस आती है। यानी दो बातें आपने सीखी, यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ है कि भाई टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी एक्शन है आपका, यानी टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, ये इसकी डेफिनेशन होती है भाई, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देखें जी, ये इसकी डेफिनेशन है न्यूटन्स के थर्ड लॉ की। दो बातें इसमें की गई हैं कि जब भी कोई एक्शन होता है, ठीक है जी, कोई भी एक्शन है, तो उसके इक्वल ही क्या होगा रिएक्शन, और ऑपोजिट, मतलब जितना एक्शन है उतना ही रिएक्शन, लेकिन उसके ऑपोजिट।
ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। इसकी और भी हम एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। जैसे बुक वालों ने भी एक दी हुई है कि अगर आप कोई टेबल के ऊपर कोई स्प्रिंग है, यानी ये आपके पास कोई स्प्रिंग है और आप अपनी हैंड के साथ, सपोज ये समझ लें कि आपका हैंड है, ठीक है, आप अपने हैंड के साथ क्या कर रहे हैं कि आपने अपने हैंड के साथ उसको फोर्स लगाकर नीचे की तरफ उसको आपने फोर्स लगाई है स्प्रिंग के ऊपर, और जितनी आप उस पर फोर्स लगाकर जितना उसको आप नीचे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, अब उतना ही वो क्या करेगा, जब आप उसको छोड़ेंगे तो उतनी ही फोर्स जो है वो भी आप पर लगाकर, यानी रिएक्शन के तौर पर आपके हाथ को जितना आपने डाउन किया स्प्रिंग को उतना आपके हाथ को वो अप भी करेगा। तो ये भी न्यूटन्स की थर्ड लॉ की एग्जांपल है। यहां पर भी आप जितना एक्शन अप्लाई कर रहे हैं वो डाउनवर्ड है, और उसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जो है रिएक्शन जो है, एक्शन डाउनवर्ड और रिएक्शन जो है वो अपवर्ड है, दोनों इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं। इसी तरह से और भी आप इसकी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे आप लोग चलते हैं, फ्लोर के ऊपर चलते हैं, तो आपका एक्शन जो है वो ग्राउंड के ऊपर आगे की तरफ होता है, मतलब आप उस पर एक्शन अप्लाई करते हैं, ग्राउंड आपको उसके नतीजे में रिएक्शन के तौर पर क्या करती है, आगे की तरफ। आप एक्शन पीछे से कर रहे हैं, मतलब चलने के लिए पीछे कर रहे हैं, ग्राउंड को क्या कर रहे हैं, पीछे धकेल रहे होते हैं, लेकिन ग्राउंड आपको आगे। यहां पर भी जितना आप लोग उस पर एक्शन अप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा चलते हुए जितना ग्राउंड को पीछे धकेलने की उतना वो आगे, यानी आपकी उतनी वॉकिंग की स्पीड ज्यादा होगी, इक्वल होगी एक्शन के और अपोजिट होगी। ये भी आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। तो ये भाई और भी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो ये था हमारे पास आज न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। तो आपने मजीद जो है इसकी बेटा अब आपकी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों की, और उसके साथ साथ आपने इनको अंडरस्टैंडिंग करने के बाद फिर आपने इन टॉपिक्स को लर्न करना है। ये टॉपिक्स जो हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट हैं। न्यूटन्स के जो 3 लॉज ऑफ मोशन हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ना किसी शक्ल में जरूर बोर्ड के पेपर में हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाता रहा है। तो भाई आपने इसको इसी तरह से अच्छे से तैयार करना है। जैसे मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ बोला कि वो काफी दफा बोर्ड के पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चन की भी शक्ल में आ चुका है। थर्ड लॉ या फर्स्ट लॉ या इनर्शिया की हमने बात की, ये वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में या किसी भी तरह से आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए इन टॉपिक्स पर आपने अच्छे से फोकस करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर इनकी लर्निंग भी आपने करनी है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।